Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको पता है कि ज्योलॉजी चल रही है और ज्योलॉजी में बेटे हम इस टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इस टेस्ट सीरीज में हम आज 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बेटे आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज की हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन कह रहा है जंतुओं तथा पौधों की क्रिया में मौलिक अंतर होता है। देखो, जंतुओं की बात कर रहा है तथा पौधों की, जंतु तथा पौधों की क्रिया में मौलिक अंतर होता है, वो किस बेस पर होता है? ए ऑप्शन है जीव द्रव्य की वृद्धि में, बी ऑप्शन है भोजन के स्वांगीकरण में, सी ऑप्शन है वास्तविक शोषण में और डी ऑप्शन है भोजन प्राप्त करने में। तो बेटे एक ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है उसका आपको नीचे कमेंट करके आंसर बताना है। पौधे एवं जंतु तथा पौधों की क्रिया में जो मौलिक अंतर होता है वो बेटे इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भोजन प्राप्त करने में होता है दोनों में अंतर। चलते हैं बेटे आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सजीव है। तो आपको एक बात पता है, सजीव तथा निर्जीव के जो अंतर आपने पढ़े थे उस अंतर से आपको क्लियर हो गया होगा। जो सजीव होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जो सजीव होते हैं वो सभी जीवित होते हैं। वो सभी कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। कह सकते हो सीधे सीधे कि सजीवों में जान होती है। जिसके अंदर जान होगी वो सब सजीव होंगे और जो बेजान होंगे, जिनके अंदर जान नहीं होगी या जो मृत होंगे वो सब कैसे होंगे? निर्जीव होंगे। तो जहाँ सजीव और निर्जीव की बात आए तो सजीव में तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि सजीव जो होते हैं वो जीवित होते हैं और निर्जीव जो होते हैं वो अजीवित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बहुत आसानी से अब आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से सजीव होते हैं। देखो, पंखा की बात कर रहा है। पंखा में क्या जान होती है? बी ऑप्शन है रेडियो। रेडियो में क्या जान होती है? सी ऑप्शन है घोंगा और डी ऑप्शन है मोटर। तो जल्दी से पहचानिए कि सजीव का आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो बेटे देखो, ना तो पंखा के अंदर जान होती, पंखा के अंदर जान होती तो भोजन भी कर सकता था, भोजन ग्रहण कर सकता था, उत्सर्जन कर सकता था, इसके बाद चल फिर सकता था या शोषण कर सकता था। लेकिन ऐसी पंखे के अंदर कोई भी बात नहीं होती है। ऐसे ही रेडियो के अंदर ना तो वो चल सकता, ना फिर सकता, ना भोजन ग्रहण कर सकता है, ना सांस ले सकता है। ये सब लक्षण काय के हैं बेटे? सजीव के हैं। और ऐसा ही मोटर के अंदर भी नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, घोंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका की बात चल रही है बेटे, अब एनिमल सेल की। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन है सेलुलोज, बी ऑप्शन है सेंट्रोसोम, सी ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जल्दी से आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आपको पता है कि भाई एनिमल सेल की बात कर रहा है, जंतु कोशिका की बात कर रहा है। देखो, एक होता है जंतु कोशिका, दूसरी होती है पादप कोशिका। कौन सी? पादप कोशिका। तो बेटे आपने पादप कोशिका में पढ़ा था कि पादप कोशिका में सेल वॉल होती है। क्या होती है? पादप कोशिका में बेटे सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेलुलोज होता है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में जीवित रहेगा। निम्नलिखित में जीवित रहेगा। ए ऑप्शन है बेल जार के अंदर बंद पौधा जीवित रहेगा, बी ऑप्शन है बेल जार के अंदर चूहा, सी ऑप्शन है बेल जार के अंदर बंद एक चूहा तथा पौधा
और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बेटे निम्नलिखित में से जीवित रहेगा, तो बेलजार के अंदर अगर बंद आप एक चूहे को करोगे तथा पौधा है, ये दोनों क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेलजार के अंदर बंद एक चूहा तथा पौधा। अगला क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए या इस पे स्टार लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णाधनता का जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? वर्णाधनता का जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? ए ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र पर, बी ऑप्शन है वाई गुणसूत्र पर, सी ऑप्शन है 13वें गुणसूत्र पर और डी ऑप्शन है 21वें गुणसूत्र पर। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्णाधनता का जीन है वो किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, एक्स गुणसूत्र पर। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूत्री विभाजन तर्क में मुख्य प्रोटीन होती है। सूत्री विभाजन तर्क में मुख्य प्रोटीन होती है। ए ऑप्शन है डाइनेन, बी ऑप्शन है मायोसिन, सी ऑप्शन है ट्रोपोमायोसिन और डी ऑप्शन है ट्यूबुलिन। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46। अगर हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें कि सूत्री विभाजन तर्क में मुख्य प्रोटीन होती है, तो बेटे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्यूबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है। मादा की बात कर चल रही है बेटे, यहाँ पे मादा में लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है, वो कौन सा हार्मोन्स देता है या कौन बढ़ावा लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है कौन? तो ये हार्मोन्स ही हैं। ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है बेटे प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन और डी ऑप्शन है एंड्रोजन। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 47। मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा कौन देता है? वो देता है एस्ट्रोजन। तो आपको ध्यान रखना, मादा में सहायक लैंगिक लक्षण की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे 48वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रक युक्त की बात कर रहा है बेटा, केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है खरगोश में, बी ऑप्शन है गाय में, सी ऑप्शन है चूहे में और डी ऑप्शन है मेढक में। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? तो बेटे इसके में हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, किस में हो जाएगा, मेढक में। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते बेटे आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अमर है? तो निम्न में से कौन अमर है ये बात आपको बतानी है। ए ऑप्शन है आहार नाल कोश का, बी ऑप्शन है वृक्क कोश का, सी ऑप्शन है जनन कोश का और डी ऑप्शन है प्लाज्मा कोश का। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन अमर है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जनन कोश का। निम्न में से कौन अमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन कोश का। चलते बेटे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पित्त स्त्रावण किसकी सांद्रता के समानुपाती होता है? पित्त स्त्रावण किसकी सांद्रता के समानुपाती होता है? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो पित्त स्त्रावण की बात कर रहा है ये, पित्त स्त्रावण किसकी सांद्रता के समानुपाती होता है ये कह रहा है क्वेश्चन। तो बेटे इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा सी, वसा। पित्त स्त्रावण है वो वसा की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है हेपेरिन किस कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है? तो हेपेरिन किस कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है? ए ऑप्शन है गोबलेट कोशिका द्वारा, बी ऑप्शन है मास्ट कोशिका द्वारा, सी ऑप्शन है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। हेपेरिन की बात कर रहा है, हेपेरिन किस कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास्ट कोशिका द्वारा।
हेपेरिन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? मास्ट कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे बेटा लग चुका है। कह रहा है अविकल्पी अवायवीय जीवाणु। तो ए ऑप्शन है इसका, एक किण्वनीय उपापचय और एक श्वसन श्रृंखला बना सकते हैं। बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के बिना बढ़ सकते हैं और उच्च ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन के बिना बढ़ सकते हैं तथा न्यून ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जल्दी से बताइए 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अविकल्पी की बात कर रहा है, अविकल्पी अवायवीय जीवाणु, इसमें हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑक्सीजन के बिना बढ़ सकते हैं और न्यून ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, 52 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सही आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन सी सही आहार श्रृंखला है? ए ऑप्शन है शैवाल, मेढक, कीट, सांप, मोर। बी ऑप्शन देखिए दे रखा है शैवाल, कीट, मेढक, सांप, मोर। और सी ऑप्शन दे रखा है कीट, शैवाल, मेढक, मोर, सांप। डी ऑप्शन दे रखा है शैवाल, मेढक, कीट, मोर, सांप। जल्दी से बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53। देखो इसमें आप बी ऑप्शन पे चर्चा करिए। देखो सबसे पहले दिया इसने शैवाल, इसके बाद कीट, इसके बाद मेढक, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद मोर। सबसे पहले शैवाल, शैवाल को खाया कीट ने और कीट को खाया मेढक ने, मेढक को खाया किसने? सर्प ने, और सर्प को खा लिया मोर ने। तो इस हिसाब से हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 54 कह रहा है डीएनए तथा आरएनए एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि। डीएनए तथा आरएनए बेटे एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि ए ऑप्शन है कि शर्कराएं समान हैं, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड बहुलक हैं, और सी ऑप्शन है द्विसूत्रीय, डी ऑप्शन है के समरूप पिरामिडीन। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो डीएनए और आरएनए एक दूसरे के समरूप हैं, क्यों हैं? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बहुलक हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड बहुलक हैं। बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 55 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? कह रहा है केचुए के पट्टीय वृक्क। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। केचुए के पट्टी वृक्क और तिलचट्टे की मैल घिघी नलका, मैल पीघी होता है यहाँ पे, मैल घिघी नलका में क्या समानता है? तो ए ऑप्शन है देखो दोनों अपना द्रव आहार नाल के माध्यम से बाहर की ओर निकालते हैं। बी ऑप्शन है दोनों के मुक्त शरीर के कोटर में खुलते हैं। सी ऑप्शन है दोनों शरीर के साथ खंडता व्यवस्थित हैं। डी ऑप्शन है दोनों यूरिया के रूप में अपना नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकालते हैं। तो केचुए के पट्टीय वृक्क की बात चल रही है और तिलचट्टा की मैल पीघी नलका की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर हम 55 के करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटे इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन को पढ़िए, दोनों के मुक्त शरीर के कोटर में खुलते हैं। केचुए के पट्टी वृक्क और तिलचट्टे की मैलपीघी नलका जो है वो दोनों के मुक्त शरीर के किसमें? कोटर में खुलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। चलिए बेटे समझिए इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है उपचय क्रिया है। उपचय क्रिया क्या है? ए ऑप्शन है उत्सर्जन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है रुधिर परिवहन, और डी ऑप्शन है शोषण। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपचय क्रिया है। उपचय क्रिया क्या है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उपचय क्रिया क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बेटे पोषण। उपचय क्रिया क्या है? पोषण है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर देखो 57 क्या कह रहा है? पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस का कार्य है। यानी जो पिनोसाइटोसिस है और जो फेगोसाइटोसिस है इसका कार्य क्या है, इसका वर्ग क्या है? तो ए ऑप्शन है जीव द्रव का, बी ऑप्शन है कोशिका कला का, सी ऑप्शन है कोशिका का, डी ऑप्शन है केंद्रक का। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस का कार्य है। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिका कला का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए में एडेनिन से सदैव जुड़ा रहता है। स्टार लगाइए क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए में एडेनिन से सदैव जुड़ा रहता है, तो ए ऑप्शन है साइटोसिन, बी ऑप्शन है ग्वानिन, सी ऑप्शन है थाइमिन और डी ऑप्शन है फास्फोरिक एसिड। तो देखो आपने अगर मेरा डीएनए वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। डीएनए मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। उस डीएनए का लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को अच्छे से कवर कर लीजिए। वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने AT बराबर GC। क्या बताया था मैंने? AT बराबर GC आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि A फार होता है एडेनिन, T फार होता है थाइमिन, G फार होता है ग्वानिन और C फार होता है साइटोसिन। एडेनिन, A फार एडेनिन और T फार थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कह रहा है एडेनिन सदैव जुड़ा रहता है, तो बेटा जो एडेनिन जोड़ा बनाता है किसके साथ? देखो थाइमिन के साथ। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। तो इसका बेटे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डीएनए में एडेनिन सदैव जोड़ा बनाता है, तो AT हमने याद करा था, AT का मतलब है थाइमिन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 58 का C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है 59। एक जीन एक एंजाइम, देखो एक जीन एक एंजाइम यानी वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत दिया। इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाइए, स्टार का निशान लगाइए बेटे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक जीन तथा एक एंजाइम का जो सिद्धांत है वो किसका है? ए ऑप्शन है मेंडेल, बी ऑप्शन है स्टीफन और सी ऑप्शन है बीडल एंड एवं टेटम और डी ऑप्शन है डार्विन। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बीडल एंड टेटम। इसको आपको ध्यान रखना है, एक जीन एक एंजाइम यानी वन जीन और वन एंजाइम जो सिद्धांत दिया है वो दिया है बीडल एवं टोटम ने, बीडल एवं टोटम ने। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन में बनता है। क्या कह रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में बनता है। तो हम देखते हैं इसके 4 ऑप्शन हमारे क्या हैं। तो बेटे ये रहे देखिए आपके ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है mRNA। mRNA की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर RNA। बी RNA है ट्रांसफर RNA, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है rRNA। तो जल्दी से कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60। तो बेटे इसमें हो जाएगा हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा tRNA यानी ट्रांसफर RNA। 61वां क्वेश्चन समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि क्रियाशील जीव द्रव ऑक्सीजन लेकर उसके बदले छोड़ता है। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो, क्रियाशील जीव द्रव ऑक्सीजन को लेकर उसके बदले में छोड़ता है, तो उसके बदले में क्या छोड़ता है? ए ऑप्शन है CH4 यानी मेथेन, बी ऑप्शन है CO2 एवं NH3 कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया, सी ऑप्शन है H2O जल और डी ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल्दी से कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्रियाशील जीव द्रव ऑक्सीजन लेकर उसके बदले छोड़ता है, तो बेटे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव के कण ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यह गुण कहलाता है। जीव द्रव के कण ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यह गुण क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है साइक्लोसिस, बी ऑप्शन है बेटा वो है ससंजकत्व, डी ऑप्शन है ब्राउनियन गति और डी ऑप्शन है अधिशोषण। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जीव द्रव के कण ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यह गुण क्या कहलाता है?
क्वेश्चन नंबर 62, इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ससंज का तत्व। क्वेश्चन नंबर 63, 63 सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। तो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है कबूतर का अंडा, बी ऑप्शन है मुर्गी का अंडा, सी ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, डी ऑप्शन है चिड़िया का अंडा। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर बताना है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसमें हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बेटे स्टार लगाइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज की थी, तो ये कह रहा है कोशिका की खोज हुई है। ए ऑप्शन है 1465, बी ऑप्शन है 1765 और सी ऑप्शन है 1665 और डी ऑप्शन है 1565। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64, पहले तो आपको ये बताना है कि इस कोशिका की खोज किसने की है। तो बेटी जो कोशिका की खोज की है वो की है रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने की है कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने। अगर यहाँ पे होता केंद्रक की खोज किसने की है, तो बेटे केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो यहाँ पे कह रहा है वो आपसे सन पूछ रहा है, कोशिका की खोज किस सन में हुई है? 64, इसका हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट, 1665। 1665 में की है रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को समझिए, कह रहा है कोशिका का बिजली घर कहलाता है। कोशिका का बिजली घर है वो कौन कहलाता है? ए ऑप्शन है गोल्जी काय, बी ऑप्शन है ईआर, सी ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जल्दी से कमेंट करिए कोशिका का बिजली घर कौन कहलाता है। तो आपको पता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है जीव द्रव का मुख्य अंश व निर्माता है। देखो जीव द्रव की बात कर रहा है, जीव द्रव का मुख्य अंश व निर्माता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है जल और डी ऑप्शन है लवण। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जीव द्रव का मुख्य अंश व निर्माता है, तो बेटे इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, 67। प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनाते हैं। जो प्रोटीन है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर क्या बनाते हैं? ए ऑप्शन है म्यूकोप्रोटीन, बी ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? म्यूकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोप्रोटीन दोनों बनाते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। सन 1888 में केंद्रक में गुणसूत्रों का पता किसने लगाया? इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। सन 1888 में केंद्रक में गुणसूत्रों का पता किसने लगाया? ए ऑप्शन है रॉस हैरिसन ने, बी ऑप्शन है बिरकाउ ने, सी ऑप्शन है बाल्डियन ने और डी ऑप्शन है स्टार्स बर्कर ने। क्वेश्चन नंबर 68 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपने पढ़ा है जब मैंने आपको क्रोमोसोम डिटेल से पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था भाई जो केंद्रक होते, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की है? स्टार्स बर्गर ने। स्टार्स बर्गर ने, यहाँ पे स्टार्स बर्जर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, स्टार्स बर्गर ने गुणसूत्र की खोज की है, लेकिन जो गुणसूत्र का पता लगाया वो लगाया है डब्ल्यू बाल्डियन ने, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कोशिका के अंदर केंद्रक का पता 1831 में किसने लगाया? तो बेटे इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्रक की जो खोज है वो किसने की है या केंद्रक का पता किसने लगाया? 69 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो जब भी केंद्रक की बात आए तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 70।
बेटे आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को बेटे लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से स्टडी कर सकेगा। तो बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है किस में? ए ऑप्शन है जीवाणु कोशिका में, बी ऑप्शन है कवक कोशिका में, सी ऑप्शन है शैवाल कोशिका में और डी ऑप्शन है पादप कोशिका में। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे अगर हम करेक्ट आंसर की बात कराएं तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा अनुपस्थित होती है ना, ये तो पूछ रहा। तो प्रेजेंट कवक कोशिका में तो प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, शैवाल कोशिका में भी प्रेजेंट होती है, पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल होती है, जीवाणु कोशिका होती है, इसमें अब्सेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीवाणु कोशिका में अब्सेंट होती है, इसलिए हमारा 70 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कह रहा है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है पराक्सीसोम और डी ऑप्शन है स्पिरोसोम। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71। कोशिका का सबसे छोटा जो कोशिकांग की बात कर रहा है तो बेटे इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम की खोज की बात करें तो राइबोसोम की खोज की है पैलाइडे ने। किसने? पैलाइडे ने। और राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 70S और 80S। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये आ गया RNA से। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, आप DNA का जो हमारा लॉन्ग वीडियो है, जो हमने डीपली वीडियो बनाया है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA पढ़ाया है, उसको आप टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिर आपसे DNA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो आपका नहीं छूटेगा। इसमें कह रहा है RNA में थाइमीन हटाया जाता है। तो RNA में देखो यहाँ पे आप समझ लीजिए, DNA में आपने पढ़ा था AT बराबर GC, AT बराबर GC, यानी एडिनिन हमेशा जोड़ा बनाता है किसके साथ? थाइमीन के साथ। ग्वानिन जोड़ा बनाता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। ये आपने DNA में पढ़ा था। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, यहाँ कर रहा है RNA की बात। तो RNA में क्या होता है? ये जो थाइमीन है ना, ये थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल। बकाया आपके बिल्कुल सेम रहेगी कंडीशन। तो बेटे समझिए इसका करेक्ट आंसर। कह रहा है RNA में थाइमीन हटाया जाता है। जब RNA में थाइमीन हटाया जाएगा तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल। 72 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होते हैं। तो केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होते हैं, किसमें अब्सेंट होते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है सशक के लाल रुद्राणुओं में, बी ऑप्शन कह रहा है मेढक के श्वेत रुद्राणुओं में, सी ऑप्शन कह रहा है मेढक के लाल रुद्राणु में और डी ऑप्शन कह रहा है सशक के श्वेत रुद्राणु में। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर बताना है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होते हैं। तो बेटा जो केंद्रक है वो अब्सेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है किसमें? अगर हम सशक की बात करें तो सशक के जो लाल रुद्राणु उसमें। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सशक के लाल रुद्राणु के अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है। देखो यहाँ पे अब कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, वो कर रहा है सेल वॉल की बात, और इससे रिलेटेड मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक में बता चुका हूँ। सेल वॉल कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका, बी ऑप्शन है शैवाल कोशिका, सी ऑप्शन है पादप कोशिका और डी ऑप्शन है जंतु कोशिका। ए ऑप्शन है जीवाणु कोशिका। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल होती है तो प्लांट सेल में तो होती है कोशिका भित्ति, काय की होती है? सेलुलोज की होती है। और कोशिका शैवाल कोशिका है जो, इसमें भी कोशिका भित्ति होती है, काइटिन की होती है शैवाल कोशिका के अंदर। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है ना, जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब देखिए हमने इस टेस्ट सीरीज के कितने आज 74 क्वेश्चन पढ़ लिए।
अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम 75वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये करीब 275 क्वेश्चन के आसपास ये टेस्ट सीरीज होगी। 275 छोड़िए, मैं आपको लगभग इसके 296 या 300 मान लो, मैं आपको इसके 300 क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा और इसके बाद एक टेस्ट सीरीज बायोलॉजी की स्पेशल चलाऊंगा। अब एक टेस्ट सीरीज आपकी बायोलॉजी की स्पेशल चलाऊंगा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का आपसे पेपर में जब भी कभी बनेगा तो उससे क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो जो बायोलॉजी की स्पेशल मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा उस वीडियो को आप देखना ना भूलिए। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।